फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की ज्योग्राफी एमसीक्यू क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें से कुछ एमसीक्यू करेंगे। तो जो 2017 का यूजीसी नेट का पेपर है वहां से मैंने आपके लिए कुछ एमसीक्यूज को निकाला है। तो देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उसके आंसर के साथ साथ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, जिससे टॉपिक से जुड़े हुए जो अन्य क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करने में आपको हेल्प मिले। तो पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक भूगोल में हृदय भूमि सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो हार्टलैंड थ्योरी या हृदय भूमि सिद्धांत नाम सुनते ही याद आ जाता है मैकिंडर। तो सही आंसर है मैकिंडर। लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां देख लेते हैं। देखिए, जो मैकिंडर है इनका संबंध था ब्रिटेन से। पूरा नाम है हेल्फोर्ड जॉन मैकिंडर। जितनी भी फैक्चुअल जानकारी है आप याद रखिए, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था 1919 में दिया था हार्टलैंड थ्योरी को। तो जो हृदय स्थल सिद्धांत से संबंधित विचार हैं, सबसे पहले इसको मैकिंडर ने अपने एक रिसर्च पेपर यानी शोध पत्र के माध्यम से रखा था 1904 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सामने। तो 1904 में पहली बार इन्होंने अपने विचार सामने रखे रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सामने। और इस शोध पत्र का नाम क्या था? देखिए, रिसर्च पेपर का नाम था इतिहास की भौगोलिक धुरी। 1904 वाला रिसर्च पेपर का नाम आपको याद रखना है, इतिहास की भौगोलिक धुरी। लेकिन वास्तविक रूप से जो मैकिंडर का सिद्धांत है वो 1919 में सामने आता है, जो इन्होंने एक बुक लिखी थी डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटी। तो जो डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटी 1919 में मैकिंडर की बुक आई, इसमें इन्होंने हार्टलैंड थ्योरी को पूरी तरह से पेश किया। हिंदी में इसको कहेंगे लोकतांत्रिक आदर्श एवं यथार्थ। ये जितनी भी फैक्चुअल जानकारी है इसको याद रखिए। हृदय स्थल सिद्धांत को निम्न कथनों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वो हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करता है। जो हृदय क्षेत्र पर शासन करता है वो विश्व द्वीप पर नियंत्रण करता है, और जो विश्व द्वीप पर शासन करता है वो विश्व पर नियंत्रण रखता है। अब देखिए, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भू राजनीति शब्द गढ़ा था? तो इसका आंसर होगा कज़लेन। जो जियोपॉलिटिकल वर्ड है ये कज़लेन के द्वारा दिया गया था। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, भू राजनीति को अगर तोड़ें तो दो वर्ड बन जाते हैं, भू और राजनीति। इंग्लिश में जियो और पॉलिटिकल। तो जियो का अर्थ है पृथ्वी, यानी कि भौगोलिक कारकों का प्रभाव, और राजनीति शब्द किसी देश, राज्य या क्षेत्र के शासन से जुड़े हितों पर आधारित गतिविधियों से संबंधित है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी देश का, किसी भी राज्य का या किसी भी क्षेत्र के जो हित हैं उसके ऊपर भौगोलिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम लोग जियोपॉलिटिक्स में अध्ययन करते हैं। भू राजनीति अंतरराष्ट्रीय संबंधों से भू राजनीति अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संबंधों पर भौगोलिक प्रभावों का विश्लेषण है। यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं उसको हमारे भौगोलिक जो फैक्टर्स हैं, जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, वो किस तरह से प्रभावित करते हैं, इस चीज का अध्ययन हम लोग भू राजनीति में करते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो भूगोल से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर देख लीजिए, या अभी रूस का जो हाल में यूक्रेन के साथ इशू चल रहा है उसको देख लीजिए, या भारत के जो चाइना के साथ विवाद होते रहते हैं अलग अलग स्थानों पे, वो चाहे अरुणाचल प्रदेश हो चाहे सिक्किम हो, इनको देख लीजिए। जितने भी अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं सभी के ऊपर भौगोलिक प्रभाव जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो देखिए, भू राजनीति शब्द किसने दिया था? जैसा हम लोगों ने देखा, जो स्वीडिश राजनीतिक हैं, याद रखिए इनका संबंध है स्वीडन से। तो ये स्वीडिश राजनीतिक हैं रुडोल्फ कज़लेन। इन्होंने 1899 में इस शब्द को दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कौन सा कथन किसी राष्ट्र के बारे में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, इसके पास हमेशा एक सामाजिक अथवा सांस्कृतिक आधार होता है। दूसरा है, इसके पास एक प्रादेशिक आधार होता है। तीसरा है, आंतरिक संप्रभुता का दावा करता है। और चौथा है, ये बाह्य संबंधों में संप्रभुता का दावा करता है। देखिए, जाहिर सी बात है, एक जो राष्ट्र है हालांकि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक आधार होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, ये अनिवार्य नहीं है। यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, एक जो राज्य है, राज्य और राष्ट्र में आपको अंतर पढ़ाया जाता है।
तो थोड़ा सा समझते हैं राज्य और राष्ट्र का क्या अंतर है। देखिए, जो एक राज्य होता है उसके चार तत्व होते हैं। एक उसकी जनसंख्या होगी, जाहिर सी बात है जब तक जनसंख्या नहीं होगी तब तक राज्य कैसे बन सकता है। उसका कुछ एरिया होगा यानी क्षेत्र होगा। एक वहां पर सरकार भी होगी और इसकी संप्रभुता होगी यानी जो क्षेत्र है उसके ऊपर सरकार शासन करती होगी। इन चार चीजों से मिलकर एक राज्य बनता है। अगर इन चारों में से जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता, इनमें से अगर एक भी अनुपस्थित है तो फिर उसको हम लोग राज्य नहीं कह सकते। अब राष्ट्र क्या है? देखिए, राज्य को समझ लिया, चार फैक्टर हैं। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह होता है जिनमें एकता और सामान्य चेतना की प्रबल भावना होती है। ऐसे लोग जो एक किसी भावना के साथ या फिर एक एकता के साथ जो है एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। जैसे भारत देश है तो हम सब में एक सामान्य चेतना है भारत के प्रति, जिससे भारत एक राष्ट्र बनता है। अब देखिए, इसके आधार क्या हो सकते हैं। जैसे अगर आप यूरोप के देशों को देखें तो यूरोप में जो राष्ट्र बनने का आधार रहा है वो भाषा रही है, धर्म रहा है, संस्कृति रही है। अलग अलग आधारों पे जो यूरोप है वहां पर राष्ट्रों का विभाजन हुआ। लेकिन भारत में जो है अलग अलग भाषाओं के लोग एक साथ रहते हैं, यानी कि भारत जैसे जो देश हैं यहाँ पर भाषाई आधार पर राष्ट्र का विभाजन नहीं हुआ, जबकि यूरोप में भाषा वगैरह के आधार पर राष्ट्र का विभाजन हुआ। तो समान क्षेत्र, समान जाति, समान धर्म, समान भाषा, समान इतिहास, समान संस्कृति और समान राजनीतिक आकांक्षाएं, ये ऐसे तत्व हैं जो एक राष्ट्र के निर्माण में मदद करते हैं। यानी कि आपकी समान भाषा है या समान धर्म है तो आपने अपना एक राष्ट्र बना लिया। लेकिन अब देखिए, ध्यान दीजिए, इनमें से कोई भी राष्ट्र के निर्माण के लिए अनिवार्य नहीं है। यानी कि ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे जो फैक्टर हैं, ये राष्ट्र के निर्माण में हेल्पफुल तो हैं लेकिन अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनमें से अगर कोई फैक्टर नहीं होगा तो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। राष्ट्र के निर्माण के उपयोग में आने वाले तत्व जो हैं वो बदलते रहते हैं। समय के साथ साथ अलग अलग आधारों पर राष्ट्र का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, परिवहन लागत की वस्त्र उद्योग के स्थान निर्धारण में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है, क्यों? तो क्या कहा जा रहा है कि जब आप कोई कपड़े का उद्योग लगाते हैं तो इसमें परिवहन लागत की भूमिका क्यों नहीं होती है? ऐसा क्या कारण है कि परिवहन लागत का ध्यान नहीं रखा जाता है एक वस्त्र उद्योग को लगाते समय? थोड़ा सा पहले देखिए, मैं थ्योरी को समझा देता हूं, फिर हम लोग आंसर पे आएंगे। देखिए, कल्पना करिए कि आप जो है दिल्ली में एक कोई प्रोडक्ट है जिसको बेचना चाहते हैं। ये कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जिसको आप दिल्ली में बेचना चाहते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है इसको बनाने के लिए जो कच्चा माल है वो राजस्थान में पाया जाता है। कच्चा माल कहाँ मिल रहा है? राजस्थान में। और मार्केट आपकी कहाँ है? दिल्ली में। अब देखिए, आपके सामने ये समस्या है कि आप अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाएं। एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप राजस्थान में अपनी फैक्ट्री लगा दें और जो वहां पर प्रोडक्ट बनाएं उसको दिल्ली में ला करके बेचें। दूसरा आप कर सकते हैं कि राजस्थान से कच्चा माल दिल्ली ले आएं और फिर दिल्ली में ही अपना प्रोडक्ट बनाएं और दिल्ली में ही बेच दें। दोनों को देखिए समझते हैं। मान लीजिए जो कच्चा माल है ये इस तरह का है कि जब आप इसको उपयोग कर लेते हैं, यानी कच्चे माल से जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है तो वजन में कमी आ जाती है। मान लीजिए 100 केजी कच्चे माल से केवल 20 केजी प्रोडक्ट का निर्माण होता है। अब ऐसे में क्या होगा? 80 केजी तो वेस्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आप 100 केजी रॉ मटेरियल दिल्ली तक लाते हैं और इससे केवल 20 केजी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो 80 केजी आप अपने साथ उठा करके लाए थे, जो परिवहन लागत खर्च की, वो तो वेस्ट हो गई। तो अगर आप राजस्थान से कच्चा माल दिल्ली लेकर आएंगे तो आपको 100 केजी माल लाना होगा और तब केवल आपका 20 केजी प्रोडक्ट तैयार होगा, जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। दूसरा सिनेरियो सोचिए, आप राजस्थान में ही 100 केजी जो आपका कच्चा माल है उससे 20 केजी प्रोडक्ट बना लेते हैं और इस 20 केजी प्रोडक्ट को आराम से दिल्ली लेकर चले आते हैं। अब आपके लिए ये किफायती हो गया क्योंकि अब आप केवल 20 केजी जो प्रोडक्ट है उसको दिल्ली ला रहे हैं और जो 80 केजी आपको वेस्ट मटेरियल साथ में लाना पड़ता, जो बाद में खराब होने वाला था, वो उसकी परिवहन लागत आपके ऊपर नहीं आई। तो जाहिर सी बात है ये वाला काम आप करेंगे और इस काम को आप नहीं करेंगे। लेकिन जब वस्त्र उद्योग लगाते हैं तो उसमें देखिए क्या है, जो कच्चा माल है वस्त्र उद्योग के लिए, जो कच्चा माल है आप जानते हैं वो कपास है। और कपास का क्या है
इसका वजन जो है कम या ज्यादा नहीं होता, यानी कि कपास से जब आप कपड़ा तैयार करेंगे तो ये जो वजन है वो लगभग लगभग उतना ही रहेगा। तो यही बात कही गई है कि कपास एक शुद्ध सामग्री है जिसका वजन जो है तैयार उत्पाद के करीब करीब समान होता है। जितने 10 केजी अगर कपास यूज किया तो 10 केजी ही प्रोडक्ट बनेगा। तो अब ऐसे में ये मान लीजिए 10 केजी रॉ मटेरियल है और ये 10 ही केजी रहने वाला है। तो अगर आप यहीं पर कपड़ा बना लेंगे, मान लीजिए राजस्थान में कपास है, मान लेते हैं कि राजस्थान में ये कच्चा माल है और राजस्थान में ही आपने कपड़ा बना लिया, तो भी आपको ये 10 केजी जो कपड़ा है दिल्ली तक लेकर आना होगा। और अगर आपने नहीं बनाया राजस्थान से जो है आप दिल्ली कपास ले आए और कपास में कपड़ा बनाया, दिल्ली में कपड़ा बनाया, तो भी आपको 10 ही केजी जो है साथ में लाना पड़ेगा, यानी कुल मिलाकर वजन 10 केजी ही लाना है। तो इसलिए जो है कहीं पर भी उद्योग लगा लीजिए, चाहे राजस्थान में लगा लीजिए चाहे दिल्ली में। देखिए वैसे हम लोग इसका डायरेक्ट आंसर भी देख सकते थे, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप फिर उस तरह का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, ये क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आप ना कर पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया? आंसर हो जाता है बरोस। देखिए अपना लास्ट क्वेश्चन है, विश्व की वर्तमान जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कुल प्रजनन दर होना अपेक्षित है? यानी कि अगर आप चाहते हैं कि विश्व की जनसंख्या ना बढ़े ना कम रहे, एक स्थिर बनी रहे, जितनी है वहीं पे बनी रहे, तो इसके लिए टोटल फर्टिलिटी रेट कितना हो? 2.1 इसका आंसर होगा। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। देखिए TFR क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है। मान लीजिए एक महिला है, तो महिला का जो पूरा जीवन काल है इसमें ये महिला जितने बच्चों को जन्म देती है या जितने बच्चों को जन्म देने की संभावना है एक महिला के द्वारा, उसको हम लोग कहते हैं TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट। तो सामान्य शब्दों में कुल प्रजनन दर का तात्पर्य उन बच्चों की कुल संख्या से है जो एक महिला अपने जीवन काल में जिनको जन्म देगी या जिन्हें जन्म देने की संभावना है। प्रति अब देखिए TFR का 2.1 होने का क्या मतलब है। अगर देखिए 2.1 से ज्यादा टोटल फर्टिलिटी रेट है तो विश्व की जनसंख्या बढ़ती जाएगी। मान लीजिए भारत का अगर टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 से ज्यादा है तो क्या होगा, भारत की जनसंख्या बढ़ेगी। 2.1 से जितना कम होगा उतनी तेजी से जनसंख्या में कमी आएगी। मान लीजिए किसी देश का जो TFR है वो केवल 1.8 रह गया है, तो इस देश में आप क्या देखेंगे कि जनसंख्या में कमी आ रही है। और जब 2.1 का टोटल फर्टिलिटी रेट होगा तो जनसंख्या स्थिर बनी रहेगी, यानी ना कम होगी ना बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा और डिटेल में समझिए। TFR जब 2.1 है तो इसका मतलब है कि एक महिला के द्वारा 2.1 बच्चों को जन्म दिया जा रहा है और ये ऑन एवरेज 15 साल तक तो जीवित रहते ही हैं। तो ऐसे बच्चे, देखिए पहली शर्त क्या हो गई कि महिला कितने बच्चों को जन्म दे रही है अपने जीवन काल में? 2.1 बच्चों को। और ये 2.1 बच्चे कैसे हैं? जो कम से कम 15 वर्ष की आयु तक जीवित रहते हैं। हो सकता है एक महिला ने अपने जीवन काल में 4 बच्चों को जन्म दिया हो, लेकिन इसमें से केवल 2.1 बच्चे ही 15 वर्ष की उम्र तक जीवित रहे, तो भी देश की जनसंख्या स्थिर रहेगी, क्योंकि जो बाकी बच्चे हैं वो सरवाइव नहीं कर पाए।